है। सजीव में जीवन के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन निर्जीव में तो कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ता। यानी यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जो सजीव और निर्जीव में जो अंतर है, तो जो विशेषताएं हैं, पहला जीवन, जीवन निर्जीव में पाया जाएगा नहीं, पाया जाएगा हाँ, लेकिन सजीव में जीवन होता है। जीवन के लक्षण कौन कौन से होते हैं? हाँ, ये लक्षण श्वसन, जैसे में सांस लेना, तो सांस लेना यानी कि सजीव में होता है, पर निर्जीव सांस नहीं लेता है। वृद्धि, सजीव जो होते हैं वो समय के साथ वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं। हाँ, जैसे में किसी का, जैसे में कोई निर्जीव चीज है जिसमें कोई अन्य प्रक्रिया द्वारा उनका जैसे में वृद्धि किया जाता है, वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ स्वयं वृद्धि नहीं होता है। ध्यान रखना, जैसे में निर्जीव जो वस्तुएं हैं, जो सारी चीजें हैं, तो निर्जीव का भी एक तरह से वृद्धि होता है, लेकिन करते हैं, अपने से नहीं होता है, लेकिन सजीव में समय के साथ वृद्धि होता है। प्रजनन, प्रजनन की जो प्रक्रिया है, जिसमें सभी जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, तो वो अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन तो सजीव करते हैं, परंतु निर्जीव नहीं करते हैं। फिर है पोषण, पोषण यानी कि भोजन करना और पोषक तत्वों को प्राप्त करना, तो इस प्रकार की चीज जो होती है वो सजीव करते हैं, परंतु निर्जीव नहीं करते हैं। गति करना, यानी कि जो सजीव होते हैं वो गति करते हैं, इधर से उधर अपना गति कर सकते हैं और स्वयं करते हैं। ध्यान रखना कि सजीव जो होता है, जो सजीव होते हैं वो एक तरह से गति खुद ही कर लेते हैं, लेकिन निर्जीव गति नहीं करते हैं। उन्हें गति के लिए किसी दूसरे माध्यम की, किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। यानी कोई उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर गया तो उनकी वो स्वयं गति नहीं किए हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर आगे है संवेदनशीलता। तो सजीव में संवेदनशीलता होती है, परंतु यानी कि जो निर्जीव होते हैं उनमें संवेदनशीलता नहीं होती है। यानी कि हम लोग समझ गए, यानी कि जो सजीव होते हैं, सजीव में बहुत प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे में हम लोग समझते हैं, हम लोगों में जो मानव हैं, तो मानव में क्या होता है कि पहला उनका है कि वो पहले क्या करते हैं, तो हम लोगों ने जाना कि पहले वो पोषण करते हैं। पहले क्या करते हैं? पोषण। पोषण मतलब भोजन को, पोषण में भोजन और पानी आता है, कि भोजन और पानी लेते हैं पोषण में। दूसरा काम कि वो शोषण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। हम जानते हैं कि जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन यानी गैसों का आदान प्रदान होता है, और वो जरूरी है क्योंकि उन्हीं से तो जो भोजन होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसकी वजह से हमें ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा एटीपी नामक ग्रंथि में इकट्ठी होती है। तो शोषण बहुत जरूरी है ताकि भोजन का ऑक्सीकरण हो सके और हमें ऊर्जा मिल सके। अगर शोषण ही नहीं होगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, और जब भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो हमें जो है कि कहाँ से ऊर्जा मिलेगा? हम लोग देखते नहीं है कि अगर आप इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे में कोई भी भोजन है, जैसे में चावल है या फिर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ है, जो हम अपने दांतों द्वारा दांतों द्वारा उसे मुंह में लेकर के चबाते हैं, तो जब उसको मुंह में लेकर के हम चबा रहे होते हैं तो उसके आकार को बदल रहे हैं। जिस आकार का वो भोजन है, उस आकार का भोजन मुंह में नहीं रह जाता, क्योंकि उसको दांतों द्वारा हम लोग चबा दिए रहते हैं। अब यदि दांतों के द्वारा अगर हम लोग चबा रहे हैं तो उसका केवल आकार बदला है, और जब आकार बदला है तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कि ये तो परिवर्तन हो गया, लेकिन भौतिक परिवर्तन है। उसी तरह से बस मुंह में हम लोग चबाए, और मुंह में चबाने के बाद फिर उसको हम लोग बाहर निकाल दिए, तो चावल ही बाहर निकलेगा और कुछ थोड़ी बाहर निकल सकता है। हाँ, लेकिन वही ग्रास नली से अगर अंदर जाएगा, आमाशय में जाएगा, फिर ऐसे करके एक एक प्रोसेस से गुजरेगा, तो अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ रह जाता है जिसका पाचन नहीं हो पाता है, तो अगर वो अगर बाहर निकलता है तो वो चावल नहीं, बल्कि अंदर चावल जैसे गया तो उसकी रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का जो हम लोग भोजन करते हैं तो उसका दो परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन में तो केवल उसका आकार चेंज हो जाता है, उससे और कुछ मतलब आकार, संगठन, रूप, ये सब आकृति, ये सब बदल जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कुछ नया पदार्थ बनता है, उसमें से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है, कुछ नया होता है। ध्यान से हम लोग पहले से जानते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, परंतु भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन ये संभव है श्वसन के द्वारा, यानी भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए हमें श्वसन हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन श्वसन के बाद हम लोग परिवहन, परिवहन यानी कि जो ऊर्जा है, जो रक्त है, जो सारी चीजें हैं, तो उनका परिवहन होना हमारे शरीर में प्रत्येक जगह होना बहुत जरूरी होता है। जैसे में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो उसके लिए कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे बस है, साइकिल है, तो कार है, तो ट्रेन है, कई प्रकार की चीजें हैं, तो जहाज है, कई प्रकार की चीजें मौजूद हैं जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाती हैं, तो वही परिवहन कहलाता है। तो ऐसे हमारे बॉडी के अंदर भी होता है कि जो रक्त होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, लेकिन वैसे ही नहीं चला जाता है कि उसमें
इसमें जैसे में होता है ना कि रक्त का परिवहन एक तरह से धमनी और शिरा करते हैं, जो कि मानो हृदय से ही वो रक्त पंप होता है। इसके बारे में पहले से भी हमने इस बारे में चर्चा करी है, और इस पर हमने एक वीडियो बनाया भी है, चाहे तो आप उसमें देख सकते हैं कि मानो जो हृदय होता है तो उसमें कितने चेंबर होते हैं और किस प्रकार से जो धमनी और एक तरह से शिरा था, और उसमें किस प्रकार से आलिंद और नीले होते हैं, कैसे नीले रक्त को पंप करते हैं, सारी चीजों के बारे में हमने वहां पर चर्चा की है। हाँ, यहाँ पे जैसे में क्या होगा कि परिवहन जैसे हो जाता है, तो परिवहन करने के लिए धमनी और शिरा होते हैं, ध्यान रखना है। फिर चौथा होता है उत्सर्जन। फिर क्या होता है? उत्सर्जन। यानी कि ये जो प्रोसेस है, यानी कि ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो क्रियाएं हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, अगर ये ठीक ढंग से होती हैं तो हमारा वृद्धि और विकास होता है। हमारे शरीर का क्या होता है? वृद्धि और विकास होता है। हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होगा। फिर इसके जब ये 5 प्रोसेस यानी जो 5 प्रक्रियाएं अगर ये ढंग से होती हैं, तो फिर छठवां यानी कि एक हमारी उम्र की एक कड़ी होती है, तो फिर इसमें क्या होता है कि यानी छठवां प्रोसेस में प्रजनन आ जाएगा। छठवां प्रोसेस में क्या आ जाएगा? प्रजनन आ जाएगा। यानी कि पहले हमें पोषण करना होता है, पोषण करने के बाद श्वसन, श्वसन के बाद परिवहन, परिवहन के बाद फिर जो है उत्सर्जन, उत्सर्जन जब होता है तो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। फिर उसके बाद करीब करीब एक तरह से प्रजनन की प्रक्रिया आती है। फिर उसके बाद में संवेदनशीलता भी साथ में जुड़ा रहता है, जो सारी चीजों को एक तरह से महसूस करता है। तो ये सब सारी चीजें ठीक है। तो हम लोग जो है कि ये जो प्रक्रम है, इसके तहत हम लोग एक तरह से बात करेंगे कि कैसे हम लोग का भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, कैसे अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव, हाइड्रा जैसे एक कोशिकीय जीव, युगलिना जैसे एक कोशिकीय जीव किस प्रकार से अपने भोजन को, वो अपने भोजन का वो कैसे पाचन करते हैं, उनके अंदर अंतःकरण में भोजन कैसे उनका पचता है, फिर हम लोगों में पाचन कैसे होता है, भोजन का स्वांगीकरण क्या होता है, भोजन का अवशोषण कैसे हो पाता है, और साथ साथ में एक तरह से उत्सर्जन के बारे में भी हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद जैसे में हम लोग के दांत है, तो दांत भी एक तरह से कई प्रकार होते हैं। फिर दांतों का सूत्र क्या होता है, इस बात पर भी या इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। और फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।